हेलो बच्चों। आज जो है हम लोग क्लास 9 के आगे वाले टॉपिक को हम लोग प्रोसीड करेंगे और आज हम ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर देखिए, इसके पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे ढंग से आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले ग्राफ क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद किसके बीच का ग्राफ हमको बनाना है उस चीज को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देखिए ग्राफ, GRAPH, ग्राफ। देखिए ग्राफ क्या है, पहली बात तो ग्राफ हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकली नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको ग्राफ के द्वारा ही हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ में हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे उस ग्राफ में, और किस एक्सिस पे किस फिजिकल क्वांटिटी को रखेंगे, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो ही एक्सिस के ग्राफ यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। एक एक्स एक्सिस का ग्राफ बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, वाई एक्सिस का ग्राफ बनेगा। याद रखिएगा, एक एक्स एक्सिस के ग्राफ को लेंगे और दूसरा किसको लेंगे, वाई एक्सिस के ग्राफ को लेंगे। ओके, तो जो एक्स एक्सिस का ग्राफ है उसमें ऑलवेज हम टाइम को रखेंगे। किसको रखेंगे, टाइम को रखते हैं यहाँ पे। और ये जो वाई एक्सिस का ग्राफ है यहाँ पे हम वेरिएबल कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब हो गया, हम यहाँ पर डिस्टेंस को भी ले सकते हैं, याद रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पर स्पीड को भी ले सकते हैं और वेलोसिटी को भी ले सकते हैं। ठीक है, हम एक्सेलरेशन को भी ले सकते हैं, यहाँ पर किसको ले सकते हैं, एंड एक्सेलरेशन को भी ले सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो ग्राफ हम लोग का बनेगा वो दो एक्सिस का ग्राफ बनेगा। एक एक्स एक्सिस का ग्राफ बनेगा और दूसरा वाई एक्सिस का ग्राफ बनेगा। एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम को हम लोग रखेंगे और वाई एक्सिस पर हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रख सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को रख सकते हैं, या एक्सेलरेशन को भी हम लोग रख सकते हैं। ये चीज आप लोगों का क्लियर हुआ, बोलिए। ओके, अब हम सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाने जा रहे हैं, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसको आप लोग ऐसे ग्राफ डाल के ऐसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हेडिंग डालिए, मेन हेडिंग डालिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस, बीच में डैश, टाइम ग्राफ। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ नंबर 1, हम लोग पॉइंट वाइज करके चलेंगे। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 ग्राफ क्या है, हम इसी ग्राफ में मिटाकर बार बार उसी को हम लोग चेंज करते रहेंगे। ध्यान से देखते हैं, इसको सबसे पहले हम बीच में ही बना ले, जब मिटाना ही है तो आप लोग बीच में समझिए। यहाँ पे देखिए नंबर 1 ग्राफ। तो अभी मैंने आपको बताया हम दो एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम को रखेंगे। किसको रखेंगे, टाइम को रखेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और दूसरा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस पर हमने किसके बीच का ग्राफ खींचना है, डिस्टेंस टाइम। पे यहाँ पे रखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस, ध्यान से सुनिए मेरी बात, डिस्टेंस, और हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी रख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। भले हेडिंग यहाँ पड़ा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे और करके इसी को और हेडिंग बढ़ा लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट, बीच में डैश, टाइम ग्राफ। चलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम भी ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो डिस्टेंस के लिए बताएगा वही डिस्प्लेसमेंट के लिए बताएगा। ध्यान से सुनो, अभी बहुत ही गौर से सुनिए। अब ये देखिए, ये पहला ग्राफ है। पहला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है।
टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन बॉडी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं हो रहा है। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप नंबर 1 ऐसे डाल करके पूरा लिख करके ऐसे बनाइए और नीचे लिखिए, पॉज करके बनाइए, लिखिए लिखिए बॉडी इज एट रेस्ट। क्या लिखेंगे? ये ग्राफ का है बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट के फॉर्म में है, बॉडी में किसी तरीके का मोशन नहीं हो रहा है। टाइम भले बढ़ रहा है, देखिए ये यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, यानी टाइम बढ़ रहा है, लेकिन अगर यहाँ डिस्टेंस मान लो 10 मीटर होता तो 10 मीटर यानी 2 सेकंड पर भी 10 मीटर, 4 सेकंड पर भी 10 मीटर, 6 सेकंड पर भी 10 मीटर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एवरी टाइम पर बॉडी में कोई किसी तरीके का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, ग्राफ बनाकर फट से इसे नीचे नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। नंबर 2 आइए। नंबर 2 मैंने कहा था ना, बार बार मैं ग्राफ नहीं इसकी खाली मिटा दूंगा। नंबर 2 आइए। नंबर 2 ग्राफ देखिए, सेकंड नंबर 2 ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा ध्यान से। नंबर 2 ये देखिए आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। लिखेंगे बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, मोशन के ब्रैकेट में हम लोग स्पीड और किसको लिख सकते हैं? वेलोसिटी को। मोशन का मतलब स्पीड भी हो सकता है और क्या हो सकता है? वेलोसिटी भी हो सकता है, या यूनिफॉर्म मोशन ही केवल लिखे। बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, तो यहाँ पर अब ये ग्राफ में देखिए क्या हो रहा है। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है उसी के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? हमारा इंक्रीज हो रहा है। फिर से सुनिए, मैंने कहा जैसे जैसे ये टाइम हमारा बढ़ रहा है उसी के रिस्पेक्ट में हमारा डिस्टेंस भी क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो कि बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म स्पीड में भी लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। पॉज करके नंबर 2 ग्राफ बनाइए। अब आइए तीसरा ग्राफ, नंबर 3। ध्यान से समझते थे, ये ग्राफ का बहुत ही यूज होने वाला है आगे चल के, इसलिए ग्राफ को बहुत ही ध्यान से। नंबर 3 ग्राफ आइए। नंबर 3 ग्राफ, ये देखिए ग्राफ हम लोग का इस तरीके से आ गया। यहाँ पर ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आप देख रहे हैं ये ग्राफ हमारा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्या जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब स्पीड जो है आपका निगेटिव में आ रहा है। स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, याद रखना, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कर रहे हैं तो हम लोग वेलोसिटी को लेकर के चलेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम इसको नहीं बनाएंगे, कारण क्योंकि वहां स्पीड निगेटिव नहीं होता, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मैं पीछे आपको लिखवा चुका हूं। तो यहाँ पर ये ग्राफ किसके लिए बनेगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ के लिए बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए नहीं बनेगा। इसके बाद पीछे जो मैंने दोनों बनाया वो दोनों के लिए बन जाएगा, समझ गया ना। लेकिन ये ग्राफ ओनली फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए बनेगा। तो इसका मतलब ये स्लोप क्या है? नीचे की तरफ आ रहे हैं, ढलान है, जो ढाल है, स्लोप होने तो ढाल, वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि निगेटिव वेलोसिटी हो रहा है। तो मैं पॉज करके इसको बनाइए और यहाँ पे नीचे लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए स्ट्रेट लाइन sloping, straight line sloping downwards, represent that the body is in uniform motion. Body is in uniform motion with negative velocity. क्लियर हो गया? ओके, नंबर 4 आइए।
यहां देखिए नंबर 4 हम लोग का ग्राफ, ये देखिए नंबर 4 ग्राफ आपका देखेंगे, ये देखिए ये ग्राफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब है कि वेलोसिटी या स्पीड कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेज। ग्राफ ऊपर जा रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी, डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस का रिलेशन स्पीड के साथ लेंगे और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वेलोसिटी के साथ लेंगे। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड, यहां पे लिख सकता हूं मैं वेलोसिटी और स्पीड कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेज। वेलोसिटी और स्पीड कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पॉज करके नोट करेंगे। नंबर 5 आइए, नंबर 5 ग्राफ, ये देखिए, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसी का उल्टा, वेलोसिटी और स्पीड कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजेज। यहां क्या होगा? कॉन्टिन्यूअसली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी और स्पीड कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजेज। इसके पहले क्या था? कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेस था। समझ में आया? बोलिए। अब आइए सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ ग्राफ आइए। सिक्स्थ ग्राफ आइए, एक ओरिजिन से जा रहा और फिर ऐसे जा रहा। ये बॉडी ए हो गया, ये बॉडी बी हो गया। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। ये ग्राफ को बनाइए। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं? यहां पे दो ग्राफ हैं, एक ओरिजिन से चल रहा है और एक उससे थोड़ी सी टाइम एक्सिस से होकर के चल रहा है, और एक ही पॉइंट पर आकर के दोनों आफ्टर सम टाइम एक ही पॉइंट पर आकर के दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, ग्राफ बनाइए और यहां पे नीचे लिखिए स्टेटमेंट, देखिए, टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग at a point represents motion of two motion of two bodies with one having higher slope, with one having higher slope, with one having higher slope overtaking the other at the point of intersection, at the point of intersection. Okay, now सेवंथ ग्राफ देखिए, इसका सेवंथ ग्राफ क्या होगा? यहां पर सेवंथ ग्राफ देखिए, ये देखिए सेवंथ ग्राफ बनाएंगे पॉज करके। बताइए अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर ये है कि टाइम, एक ही टाइम पे अलग डिस्टेंस आ रहा या डिस्प्लेसमेंट आ रहा। यहाँ पे टाइम क्या हो गया? फिक्स हो गया, और अलग डिस्टेंस आ रहा, अलग डिस्प्लेसमेंट आ रहा। लेकिन क्या पॉसिबल है? क्या टाइम रुक सकता है? टाइम कभी भी रुक नहीं सकता है, तो ये ग्राफ नॉट पॉसिबल। ठीक, अगर इस तरीके का ग्राफ कहीं आपको दिखता है, कोई भी हो, चाहे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए हो, चाहे स्पीड और वेलोसिटी के लिए हो टाइम के रिस्पेक्ट में, और इस तरीके का कहीं ग्राफ दिखता है आपको, तो आप सीधे लिखेंगे कि इट रिप्रेजेंट इनफाइनाइट स्पीड विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर इस तरीके का ग्राफ है तो क्या लिखेंगे? नीचे लिखिए इट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट स्पीड, लिखिए इट रिप्रेजेंट
इनफाइनाइट स्पीड विच इज नॉट पॉसिबल, नीचे लिख लेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ये सभी को क्लियर हुआ बच्चों? एकदम मेरे ख्याल से एकदम बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आएगा, इसलिए बहुत धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं ताकि एकदम बढ़िया से आप समझ जाइए। ग्राफ की कहानी बहुत ही आपको आगे मिलने वाली है, इसलिए परेशान मत होइएगा। आप ये ग्राफ को बहुत अच्छे ढंग से सीख लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आपने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, अभी आप इसकी कहानी बहुत अच्छे तरीके से भी आपको समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ पे हम अगला हेडिंग डालेंगे, आप लोग इसको मिटा करके अगला हेडिंग आ जाइए। देखिए नेक्स्ट हेडिंग ये है आपका, इधर आ जाइए। नेक्स्ट हेडिंग है स्पीड टाइम ग्राफ। क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां हम लोग लिख सकते हैं स्पीड लिख सकते हैं और किसके बीच का लिख सकते हैं? वेलोसिटी के बीच का लिख सकते हैं। ये दोनों के लिए आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब पहला फर्स्ट ग्राफ देखिए, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 ग्राफ, पॉज करके अपना नोट कर लीजिए फटाक से, बार बार नहीं कहूंगा। नंबर वन ग्राफ आप देखिए, ये इस तरीके से आपका आया, टाइम एक्सिस के पैरेलल आया। इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर ये ग्राफ हमारा क्या बता रहा है? यहाँ देखिए, ये ग्राफ ये बता रहा है कि ये ग्राफ पहली बात तो एक्सेलरेशन को बताएगा। वेलोसिटी टाइम हो, स्पीड टाइम ग्राफ है तो किसको बताएगा? एक्सेलरेशन को बताएगा। एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, और पहली बात v माइनस यू बाई टी होता है फार्मूला। आप हमको ये बताइए, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एक ही टाइम पर हमको सेम वेलोसिटी मिल रहा है, एक ही अलग अलग टाइम पे हमको सेम वेलोसिटी मिल रहा है। मान लो 2 सेकंड पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, 3 पर भी 20 है, 4 पर भी 20 है, 6, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वही इनिशियल वेलोसिटी हुआ। इसका मतलब आप जो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू यू हो गया, जब v इक्वल टू यू हो गया तो कैंसिल होकर 0 हो गया, और t से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? 0 एक्सेलरेशन को बता रहा है। यहां पर किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो ये ग्राफ बनाइए और मैं बोल रहा हूं उसको लिखिए। इट इंडिकेट दैट 0 एक्सेलरेशन, इट इंडिकेट दैट 0 एक्सेलरेशन, इट इंडिकेट दैट 0 एक्सेलरेशन। और आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए दूसरा ग्राफ आइए, सेकंड, यहां पर सेकंड ग्राफ आते हैं हम लोग। देखिए सेकंड ग्राफ में हम लोग का, आप ये देखिए यहां पर क्या है? यहां पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्मली यानी जितना टाइम हम लोग का बढ़ रहा है उसी के रिस्पेक्ट में स्पीड या हमारा वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये हो रहा है कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है और विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, विद क्या हो रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। तो लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, ग्राफ बना के स्टेटमेंट लिखिए। बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, body is in uniformly accelerated motion with positive acceleration, with positive acceleration, with positive acceleration। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 आइए, ये देखिए ग्राफ नंबर 3 ग्राफ, सीधे ये ग्राफ यहां पर नीचे की तरफ आएगा, इस टच नहीं करते हैं, यहां पर नीचे की तरफ आएगा ग्राफ। तो मान लीजिए ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलिए, यूनिफॉर्मली निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली निगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिखिए, बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन,
बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन with negative acceleration with negative acceleration। नंबर फोर ग्राफ आइए, ये बताइए ये क्या हो रहा, ये कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। इट रिप्रेजेंट, ठीक है, इट रिप्रेजेंट इन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लगातार एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन है जो बाइक में एक्सेलेटर लगा होता है वही एक्सेलेटर होता है, वही एक्सेलरेशन होता है। आप जितना उसको घुमाओगे लगातार वो एक्सेलरेशन क्या करेगा, बढ़ता रहेगा, कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन इंक्रीज करता रहेगा। लिखिए ग्राफ बनाइए, लिखिए स्टेटमेंट चौथा, लिखिए इट रिप्रेजेंट इन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इट रिप्रेजेंट इन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इट रिप्रेजेंट इन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, इट रिप्रेजेंट इन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। आइए फिफ्थ ग्राफ आइए, पांचवा ग्राफ आइए, फिफ्थ ग्राफ में ये देखिए इस तरीके का, उसी का उल्टा, इसके पहले वाले का उल्टा क्या होगा, इट रिप्रेजेंट इन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इट रिप्रेजेंट इन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इट रिप्रेजेंट इन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और लास्ट इसका सिक्स्थ आ जाएगा, देखिए सिक्स्थ ग्राफ में क्या होगा, आप ये देखिए ग्राफ, ये क्या ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट होता तब यूनिफॉर्मली होता, लेकिन एक बार ऊपर गया फिर ग्राफ नीचे आया फिर गया, फिर इसका मतलब क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर, फिर आपने एक्सेलरेट किया फिर बाइक छोड़ा, फिर एक्सेलरेट किया फिर बाइक छोड़ा, फिर इस तरीके से आपने क्या किया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए नीचे ग्राफ बना के पॉज करके तुरंत ग्राफ बनाइए, फिर उसका पॉज करके बना करके तुरंत मैं वो स्टेटमेंट बोलता हूँ उसको लिखिए आप। देखिए an object is, sorry, an object in, as object in non-uniformly accelerated motion, an object in non-uniformly accelerated motion, non-uniformly accelerated motion। ठीक है बेटा, ये आपके ग्राफ की कहानी है, लेकिन एक और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको बहुत ही दिमाग से, उसको बहुत ही ध्यान से समझोगे, क्योंकि वो ऐसा कॉन्सेप्ट जल्दी कोई बताएगा नहीं ग्राफ से रिलेटेड। देखिए बहुत ही ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ठीक है। नोट डाल करके नंबर 1 लिखेंगे, नोट डाल करके, नोट डाल करके नंबर 1। मैं कोशिश करता हूं बनाने के लिए उस स्ट्रक्चर को जो मेरे दिमाग में है, मैं उस स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करता हूं, ठीक है, कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए नोट में फर्स्ट पॉइंट है, नोट में फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो, क्या हो, आपका डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, उसके उसी से रिलेटेड हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बीच में डैश, टाइम ग्राफ। मतलब ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, फिर से सुनो मैंने क्या कहा, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो उसका हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप। स्लोप माने होता है ढलान, स्लोप का मतलब होता है एंगल। ध्यान से समझ में आया, स्लोप का मतलब क्या होता है, एंगल। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। फिर से सुनो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ के बीच का अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्पीड और वेलोसिटी मिलेगा।
क्या मिलेगा? स्पीड और वेलोसिटी। यहां पर बहुत ही गौर से समझो बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं। क्या आपने फाइंड किया? स्लोप। स्लोप का मतलब ढाल। फिर से सुनो, मैंने क्या कहा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ के बीच का अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे, ढाल फाइंड करेंगे, तब हमको स्पीड और वेलोसिटी मिलेगा। ओके। और सुनो, इसी का उल्टा हमको क्या मिलेगा, ये समझ में आएगा। अगर ध्यान से सुनो, ये बाद में मैंने जोड़ा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ का स्लोप फाइंड करोगे तो स्पीड और वेलोसिटी मिलेगा। अब टाइम को बाद में जोड़ा हूं। अब देखो उल्टा मैं क्या बोल रहा हूं, स्पीड और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का एरिया फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? एरिया फाइंड करोगे। अभी मैं बताऊंगा। एरिया फाइंड करोगे तो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ में आया? फिर से सुनो, क्या कहा मैंने? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ के बीच का स्लोप फाइंड करोगे तो स्पीड और वेलोसिटी मिलेगा। और अगर स्पीड और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के बीच का एरिया फाइंड करोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मैं उसको न्यूमेरिकल कराऊंगा आगे, परेशान मत होइए। नोट में पहला पॉइंट हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फट से पॉज करके। चलिए दूसरा पॉइंट आइए। दूसरा पॉइंट ये है, यहां पे ये यहां पे इसको मिटाते हैं हम लोग और इसको मिटाते हैं। चलिए यहां पे दूसरा पॉइंट है स्पीड। क्या है? स्पीड हो या क्या हो? वेलोसिटी। ध्यान से समझो, स्पीड और वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट है, नोट में क्या लिखा है? स्पीड और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का अगर स्लोप फाइंड करोगे तो हमको बेटा एक्सलरेशन मिलेगा। समझ में आया? ध्यान से सुनो, स्पीड और वेलोसिटी टाइम के ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक्सलरेशन मिलता है। और अगर एक्सलरेशन टाइम ग्राफ के बीच का एरिया फाइंड करोगे तो हमको क्या मिलेगा? स्पीड और वेलोसिटी मिलेगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप इसको बहुत ही ध्यान से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है। अब बात आती है, यहां बार बार मैं कह रहा हूं कि स्लोप क्या है और बार बार ये कह रहा हूं एरिया क्या है। उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे चलिए क्लियर कर लेते हैं। तो अगला आप नोट में दूसरा हो गया, नोट में तीसरा। पास करके नोट कर लिए। नोट में तीसरा पॉइंट है, देखिए नोट में तीसरा पॉइंट। चलिए अब मैं यहाँ पे स्लोप की बात करता हूं। तो ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया, ये ग्राफ हो गया। स्लोप का मतलब होता है एंगल, ये थीटा एंगल होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है? एंगल। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्टेंस में लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आइए पहला नोट में मैंने क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम के बीच का अगर स्लोप फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा? स्पीड या वेलोसिटी। तो मैंने कहा था डिस्टेंस का रिलेशन स्पीड के साथ रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट का क्या रखेंगे? वेलोसिटी के साथ रखेंगे। तो हमको स्लोप फाइंड करना है। स्लोप का मतलब होता है, जरा ध्यान से समझो बेटा, बहुत ही इसके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर समझ लीजिए, नहीं तो आप पछताओगे कि क्या हो रहा, कुछ हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देखिए स्लोप का मतलब होता है SLOPE। स्लोप का मतलब होता है एंगल। ये एंगल है। अब यह यहाँ पे एंगल किस चीज का लेंगे हम लोग? यहाँ पर देखिए, जब इस तरीके का कहीं क्वेश्चन आता है तो हम दो पॉइंट को ऐसे चूज कर लेते हैं। इसको एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए, इसका नाम लिख दीजिए AB और C, और ये एंगल कितना बन गया? थीटा एंगल बन गया। बन गया ना? अच्छा चलिए यहां पर एक चीज ध्यान से समझिए, ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, तो ये छोटा पार्ट है। जो छोटा पार्ट होता है तो उसके लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया डेल्टा S। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? S होता है। और टाइम क्या होता है? T।
और ये देखिए टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोग डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो जो स्लोप होता है बेटा, स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? बेस। तो tan थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है। तो बताओ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? वेलोसिटी बी होता है कि नहीं होता है? बोलिए, वेलोसिटी क्या होता है? बी होता है। इसका मतलब हुआ कि बी इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए ये स्लोप की कहानी हो गई। ये किसकी कहानी हो गई? स्लोप की कहानी हो गई। जो वेलोसिटी हो गया वो tan थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एंगल बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया? तो बार बार मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का अगर स्लोप फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। देखिए आपके सामने वेलोसिटी मिल गया। इसको आप तुरंत बिना टाइम लॉस किए हुए नोट कर सकते हैं। ठीक, अब आइए चौथा पॉइंट। आइए इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। चौथा पॉइंट आइए, इससे रिलेटेड मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तब आप कहोगे सर हाँ बहुत एकदम कॉन्फिडेंस आ गया आपको। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए चौथा पॉइंट। आइए नोट में चौथा पॉइंट, ये अब की बार यहाँ पे हम बेटा वेलोसिटी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर हम स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचते हैं, मान लीजिए यहां भी तो स्लोप बन रहा है, स्लोप बन रहा है ना, लेकिन अब की बार हम इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो एरिया फाइंड करेंगे तो इससे क्या करेंगे? हम परपेंडिकुलर यहां ड्रा कर देते हैं। ये देखिए अब की बार स्लोप नहीं ले रहा हूं मैं, एंगल नहीं लिया हूं। देखिए ले सकते हैं, लेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वेलोसिटी दूसरा पॉइंट आइएगा, नोट में देखिए क्या पढ़ाया था। वेलोसिटी टाइम के बीच में अगर स्लोप फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन मैं आपको उल्टा बता रहा हूं। उल्टा का मतलब है वेलोसिटी टाइम के बीच के ग्राफ का एरिया अगर फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो देखिए ओरिजिन नाम लीजिए ओ ए बी ले लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टाइम के बीच का जो भी हमको ग्राफ है उसका एरिया फाइंड करें। एरिया का मतलब ये जो है पूरा कवर कर लीजिए। शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे कवर कर लेते हैं। जो शेडेड पार्ट इसको कवर कर लीजिए इस तरीके से, शेडेड पार्ट। ठीक है, कवर कर लिया यहाँ पे। अब जब शेडेड पार्ट कवर कर लिया तो हम ये एरिया निकालेंगे इसका। तो ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, राइट ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी टाइम के बीच का जो भी ग्राफ है उसका एरिया फाइंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट विच आर इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और क्या मिलेगा? हाफ बेस ओ बी और हाइट बी ए। समझ गए? समझ गए? वेलोसिटी टाइम के बीच के ग्राफ का एरिया, नॉट स्लोप, एरिया, एरिया फाइंड करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और यह डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस का मतलब ओबी, हाइट का मतलब बी हो गया। क्लियर? एकदम क्लियर कट बात समझ में आनी चाहिए मेरी। सॉरी, समझ में आ गया? अब जरा ध्यान दीजिए, अगर क्लियर कट बात आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां स्लोप फाइंड कर देते हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, बार बार अब करने से बेहतर है कि मैं इससे रिलेटेड अब आपको न्यूमेरिकल कराता चलूं। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए। तो आज जो है बेटा ग्राफ की ही कहानी केवल आज पढ़ाऊंगा मैं, ज्यादा मैं प्रोसीड नहीं करूंगा। इसके बाद फिर मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल कराने के बाद जो है मोशन ऑफ इक्वेशन को बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताएंगे, फिर न्यूमेरिकल कराएंगे। उसके बाद पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। डेली डेली आप नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, बहुत ही इजी है। फिजिक्स से इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। लॉकडाउन इस समय चल रहा, उसका सह पालन करिए। आप लोग घर में बने रहिए, मोदी जी की बातों को ध्यान में रखिए, आप घर पे बने रहिए। जितना ही घर में रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। और
नोट्स लगातार आप बनाते चलिए। यही लॉकडाउन के दौरान ही मैक्सिमम चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। लॉकडाउन जब तक चल रहा है उसी के दौरान आपके मैक्सिमम चैप्टर में कवर कर दूंगा। जब भी स्कूल खुलेगा आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पर वीडियो पर। तो फिर पुनः इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।